हेलो दोस्तों, सीपी ला रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीपी। इसके लाने के पीछे क्या कारण है, देखिए। अब इस वर्तमान यहाँ तक भारत की स्थिति जान लेते हैं तो बढ़िया रहेगा कि देखिए जो है, अब ब्रिटिश सरकार भारत को अपने कब्जे में कर ली है। अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अपने कब्जे में कर ली है और पूरा कंपनी के शासन से अपने हाथ में शासन ले ली है। और तब जब अपने हाथ में शासन ले ली है तो और इस समय थोड़ा सा जो भारत के लोग हैं, थोड़ी जागरूकता इनके अंदर धीरे धीरे आ रही है, पढ़े लिखे आ रहे हैं समाज में लोग। तो अब भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए, भारतीयों को भी शासन प्रशासन में अपना योगदान देने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हम भारतीयों को शासन प्रशासन में व्यवस्था दें, क्या कैसे कैसे उसको अपने समाज में या अपने शासन प्रशासन में उनको कैसे कवर करें। तो इन सब के मुद्दों पे भारतीय प्रशासन में और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो संवैधानिक विकास है, इसके बाद 2 या 3 क्लास और हो सकते हैं। उसके बाद से हम लोग सीधे प्रस्तावना पे पहुंचेंगे और किस प्रकार से प्रस्तावना फिर अनुच्छेद 1, 2, 3 अनुवर्ड चलेंगे, जो हमारे संविधान के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक विकास, जिस चीज़ का विकास होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, उसके पीछे क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या समस्याएं आई, इन सब चीज़ों को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपना एक थॉट बन जाता है, एक सोचने का नज़रिया बन जाता है कि हमको किस दिशा में सोचना है। और संवैधानिक विकास का जब आंसर राइटिंग करना है तो किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को ला करके रखना है और किस दिशा में क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदमी आगे बढ़ता है और हम भी उसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि 2 चीज़ों का हम लोग खोज करेंगे, एक संवैधानिक संस्थाओं का विकास और दूसरा संवैधानिक मूल्यों का विकास। और एक एक करके हम लोग इसी को खोजते आ रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कार्यपालिका का उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ, किस प्रकार से वीटो शक्तियाँ दी गई, किस प्रकार से परिषद का गठन हुआ और किस प्रकार से एक एक संस्थाओं का, छोटी छोटी संस्थाओं का गठन हुआ और आगे भी होता रहेगा। हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये है जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत प्रतिशत अधिनियम 1961 क्या क्या प्रावधान था, क्यों लेके आया गया इसको, ठीक। अब मैंने बताया क्यों लेके आ गया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व देने के लिए और उनके साथ एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी इस अधिनियम को लाया गया। और क्या क्या व्यवस्था की गई, देखिए। पहले जो था, आप देखते हैं कि गवर्नर जनरल था, जिसको वायसराय कहा गया 1858 के बाद, लेकिन हम गवर्नर जनरल ही यूज करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। आइए देखते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था। यानी देखिए, हम लोग गवर्नर जनरल को 1858 के बाद जाने थे कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगा गया था, लेकिन हम लोग अब इसको गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित करेंगे, जी लिखने के सुविधा के अनुसार। तो गवर्नर जनरल प्लस 4 थे इसके कार्यकारिणी में, ठीक। अब इसमें एक सदस्य बढ़ा दिया गया। ये जो है, ये विधि सदस्य होना अनिवार्य है, विधि सदस्य। इसके लिए योग्यता की गई कि यह क्या है, विधि का जानकार होना चाहिए, इसको विधिक आना चाहिए, यानी विधिक योग्यता इसके पास होना चाहिए, ठीक। इसको बढ़ाया गया। और क्या बढ़ाया गया, अब गवर्नर जनरल का जो परिषद था 6 से 12 सदस्य बढ़ा सकता है, यानी कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को बढ़ा सकता है ये गवर्नर जनरल, ठीक। इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें आधे सदस्य जो हैं वो भारतीय रहेंगे, जो आधे सदस्य हैं भारतीय होंगे। यानी भारतीय सदस्यों को इसमें पहली बार एंट्री मिल रही है, इसमें कि भारतीय सदस्य को एंट्री मिल रही है। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इसके लिए, ठीक। अब देखिए, अब कम से कम 6, अधिक से अधिक 12, लेकिन पहले नंबर 6 को किया गया, जिसमें 3 तो ब्रिटेन के थे और 3 भारतीय सदस्यों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया यहाँ पे।
तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सदस्य थे। पहला थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा, बनारस के राजा, और एक सदस्य और थे सर दिनकर राव। इनको तो लाया गया, लेकिन इनको जो परमानेंट सदस्य थे कार्यकारिणी के या जो और सदस्य थे उनके बराबर शक्तियां नहीं दी गई। इनको केवल विधि बनाने में केवल सहयोग करने की शक्ति देगी। इनको शक्ति मिलेगी और आगे लोग और संख्या इनकी बढ़ेगी तो उनको और धीरे धीरे शक्ति मिलेगी, प्रश्न पूछने की, पूरक प्रश्न पूछने की और बहस करने की शक्ति मिलेगी, लेकिन अगले आने वाले अधिनियमों में मिलेगी। इसमें नहीं दिया गया 1861 के एक्ट में। इसमें केवल ये लोग एक काम कर सकते हैं, केवल विधि बनाने में सहयोग देख सकते हैं कि कैसी कैसी विधियां होंगी, किस प्रकार से। इस पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, ना इनका कोई प्रभावी भूमिका था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम इनको इसमें भाग लेने का या उनको एक सीखने का, एक यूँ कहिए कि एक सीखने की उम्मीद से कि ये लोग गए, देखेंगे कि किस प्रकार से शासन प्रशासन चलता है, किस प्रकार से संसदीय व्यवस्थाएं और अन्य व्यवस्थाएं चलती है, मतलब सीखते गए लोग। और वास्तव में भारतीय को जो भी सिखाइए, कहीं कुछ भी सिखाइए तो सीख जाता है। अगर आपके घर हेलीकॉप्टर हो या कोई बहुत बड़ी मशीन हो तो आपके घर के बच्चे सीख जाएंगे चलाते चलते, देखते देखते। भारतीय में इतना टैलेंट होता है कि इतना सीख जाएंगे, तो ऐसे होता है। ठीक, अब पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को। और क्या क्या व्यवस्था की गई। ठीक, ये तो हो गया कार्यकारिणी में और इसके गवर्नर जनरल के परिषद में। अब देखिए इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शक्तियों को और बढ़ाया गया। देखिए जो शक्तियां होती हैं थी तो उसमें उतनी शक्तियां स्पष्ट नहीं की गई थी कि और शासन प्रशासन करने के लिए, प्रशासन में और प्रभावी भूमिका रखने के लिए शक्तियों को देना और शक्तियों को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया। और क्या क्या शक्ति दी गई है हम लोग देखते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि वायसराय क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब वायसराय नए प्रांतों का गठन, ठीक, नाम में परिवर्तन, ठीक, सीमा में परिवर्तन की शक्ति दी गई। देखिए अब कितना महत्वपूर्ण शक्ति दी गई वायसराय को कि किसी वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 123, 213 में राज्यपाल, राष्ट्रपति और गवर्नर को, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब देखिए वायसराय नए प्रांतों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन शक्ति की शक्ति दी गई। आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यह संविधान में दिया गया है, शुरू में ही दिया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक, जो केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है, भारतीय संसद को शक्ति प्राप्त है, वही उस समय वायसराय को दी गई। अब देखिए संवैधानिक विकास और उनके मूल्यों का और उन संवैधानिक संस्थाओं का विकास, हमको दो चीज़ देखना है। आप ये मिला, भारतीय संविधान में भी परिलक्षित होता है, इस समय भी दिया गया। ठीक, कि गवर्नर जनरल जो था परिषद के लिए नियम बना सकता है, और परिषद को देख सकता कि कौन विभाग किसको जाएंगे, कौन यानी पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली शुरू किया। अब देखिए इसमें जो है 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने
विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो शुरू किया था। विभागीय मतलब आपको शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है, आपको गृह मंत्रालय दिया जाता है, आपको और मंत्रालय दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है 1867 में लॉर्ड कैनिंग ने किया था और इस अधिनियम में इसे विधिमान कर दिया गया, यानी विधिक रूप दे दिया गया कि अब जो है पोर्टफोलियो और विभागीय प्रणाली शुरू किया जा सकता है। ये हुआ गया, ठीक। और ये व्यवस्था जो गवर्नर जनरल को जो वीटो है, वीटो के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वीटो अभी भी गवर्नर जनरल के पास में ही है, यानी वीटो जो है वायसराय कहिए, गवर्नर जनरल करिए, हम सुविधा के लिए गवर्नर जनरल कहे हैं, वायसराय ही कहेंगे क्योंकि 1858 के बाद हम वायसराय ही कहेंगे। तो वायसराय को वीटो की शक्ति भी अभी भी उसके पास है, उससे छीनी नहीं गई है। और आगे देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया गया। अब इस अधिनियम में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि इसमें विकेंद्रीकरण की प्रणाली शुरू की गई, विकेंद्रीकरण की प्रणाली शुरू की गई। देखिए 1833 के अधिनियम में जो है वो प्रांतों के से शक्तियाँ छीन ली गई थी। 1833 के अधिनियम में प्रांतों से शक्तियाँ छीन ली गई और गवर्नर जनरल ही उसके लिए कानून बनाता था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि प्रांतों को भी शक्ति दी गई कि प्रांत भी विधि बनाने के लिए सक्षम है, तो प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई। तो लिखेंगे प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई। ये जो है 1833 के अधिनियम में क्या हुआ, छीनी गई थी, ठीक। मतलब ली गई थी, छीनी गई थी, जो भी आप कहिए, अपनी भाषा में जो भी समझ सकते हैं उसको समझिए, ठीक। और क्या किया गया, प्रांतों में विधान परिषदों का स्थापना किया गया। प्रांतों में विधान परिषद का स्थापना किया गया। देखिए ये काम किया गया कि प्रांतों में जो है विधान परिषद का स्थापना किया गया। ये सब 1861 के अधिनियम में ये है, इतने प्रावधान किए गए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वायसराय पावरफुल होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जान रहा है कि इतना बड़ा देश है, अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा, केंद्र के पास शक्तियाँ नहीं होंगी, तो राज्य का शासन करना, पूरे देश पे शासन करना, राज्यों को निर्देश देना इत्यादि संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्य अपन मनमानी करने लगेंगे, गैर कानूनी काम करने लगेंगे, नीतिगत कामों पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, शक्तियाँ तो दी जा रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ प्रांतों को शक्तियाँ वापस कर दी गई, दूसरी तरफ वायसराय की शक्ति में इजाफा किया जा रहा है, वायसराय की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। तो दोनों बैलेंसिंग चल रहा है कि एक तरफ तो विकेंद्रीकरण और दूसरी तरफ केंद्र को मजबूत। तो आज भी हमारे संविधान में देखेंगे तो कहीं न कहीं एकात्मकता के लिए, जो हमने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप पीछे के क्लास देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो है केंद्र की शक्तियाँ अचानक कभी अपने हाथ में ले रहा है केंद्र, कभी दूसरे को दे रहा है, राज्यों को दे रहा है। तो इसमें कभी उठापटक चल रही है। अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि एकात्मक शासन की व्यवस्था को हम चलाया जाए कि संघात्मक को चलाया जाए, किस में बेहतर होगा। लेकिन धीरे धीरे भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने हिसाब से संविधान को बनाया है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर ये इतनी सारी चीज़ें की गई इस अधिनियम में। उसके बाद भी छोटे छोटे अधिनियम आए, छोटे छोटे एक्ट आए। क्या क्या है उसमें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक विकास में उनका भी कुछ न कुछ योगदान होगा, हमें कुछ न कुछ मिलेगा ही, क्योंकि हमें दो ही चीज़ देखना है, संवैधानिक संस्थाओं का विकास और संवैधानिक मूल्य का विकास। तो और देखते हैं कि क्या क्या अधिनियम आए। ठीक, अब एक आया 1865 का अधिनियम। ठीक, 1865 का अधिनियम आया तो इसमें जो पिछली बार में जो गवर्नर जनरल को उसके किसी राज्य के नाम सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए दिया था, तो उसमें एक शक्ति और स्पष्ट की गई
की बाउंड्री का जो है घोषणा कर सकता है, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया था शक्तियों को। तो इसमें थोड़ी सी स्पष्टता लाई गई कि जो जो किसी सीमाओं का जो नाम है और किसकी कितनी बाउंड्री रहेगी, किसकी कितनी सीमा रहेगी, उसको घोषित करने के लिए गवर्नर जनरल को शक्ति। तो इसमें भी जी की विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। ठीक। और प्रांतों की सीमाओं का उद्घोषणा करने के लिए, प्रांतों की सीमाओं को घोषणा की शक्ति को स्पष्ट किया गया। ये थोड़ा सा आया था और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। इसके बाद एक और एक्ट आया 1869 का। 1869 का जो है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि जो विदेश में भारतीय लोग हैं, जो विदेश में भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इसमें लिखेंगे भारतीयों, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने की शक्ति, ये कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई। ठीक, ये शक्ति दी गई वायसराय को इसमें। ठीक, ये हो गया। इसमें बस इतना ही प्रावधान किया गया। हम लोगों के लिए बस इतना ही फायदेमंद है, इतना ही जानना जरूरी है। और आगे एक और एक्ट आया जो था 1873 का अधिनियम। आगे देखते हैं। 1873 का अधिनियम, इसमें थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। ठीक, किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। ठीक, अब इसी कड़ी में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब सोच लीजिए 1874, 1600 में कंपनी आई थी, 1874 में गई। अब सोच लीजिए 1600 में एक मुनाफा कमाने के लिए महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं, ये कोई नहीं जानता। 1600 में केवल ये 15 साल के लिए एक आदेश लेके आई थी कि हमको भी कमाने के लिए दीजिए, रोटी रोजी चलाना है, पेट भरना है। और भारत में घुसे ये लोग दूषित मानसिकता के साथ, और 1874 से आते आते पूरा भारत को कब्जा कर लिए, पूरा भारत को कब्जा कर लिए। और पूरे भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का परचम लहराए कुछ चंद लोग आकर के। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये एक और आया शाही अधिनियम। शाही अधिनियम में क्या आया, उसमें साम्राज्ञी को भारत का महारानी घोषित किया गया और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, आइए हम लोग जानते हैं।
शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अध्ययन के दृष्टिकोण से। औपचारिक रूप से भारत सरकार को ब्रिटेन सरकार को सौंप दिया गया। इसमें क्या था कि औपचारिक रूप से भारत सरकार को ब्रिटेन के सरकार को सौंप दिया गया। अब सोचिए कि लीजिए भारत का सरकार है, आप चलाइए, ये ले लीजिए, भारत का सरकार को, भारत को ही सौंप दिया। ठीक, और इसी में जो छठवां सदस्य था, इसमें छठे सदस्य की नियुक्ति की गई और उसको क्या दिया गया, PWD। ठीक, लोक निर्माण विभाग दिया गया कि आइए लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। इसी में ये भी व्यवस्था की गई। ठीक, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को, ये पूछता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की, ठीक, साम्राज्ञी घोषित किया गया। कि महारानी विक्टोरिया जो है भारत की मालकिन होंगी, भारत की बॉस होंगी, इन्हीं के अधीन भारत का शासन चलेगा। ये व्यवस्था किया गया शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। ठीक, अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आया 1892 का अधिनियम। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों का विकास हुआ, उस पर हम लोग नज़र डालते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए किए गए और किन किन चीज़ों का व्यवस्था किया गया, उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। देख लीजिए, इसमें किया गया कि विधान परिषदों में केंद्र और राज्य की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। अब पहले तो बहुत कम थे, 6 से 16 थे। अब और संख्या और बढ़ा दिया गया और केंद्र में कितनी संख्या की गई उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या की गई। अब 6 से 16, तो अब इसको 10 से 16 किया गया। 10 से 16 कि केंद्र विधानसभा में, केंद्र में क्या किया गया कि संख्या को बढ़ा करके 10 से 16 किया गया। और इसमें किया गया कि न्यूनतम 10 सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। जो न्यूनतम 10 सदस्य जो हैं गैर सरकारी होंगे। ये व्यवस्था किया गया कि न्यूनतम 10 सदस्य जो होंगे वह गैर सरकारी होंगे। तो गैर सरकारी होंगे तो कहाँ से आएंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, ठीक, कैसे निर्वाचन होगा। अब देखिए, पहली बार जो है यहाँ पे निर्वाचन के लिए भी प्रावधान किया गया। तो ये अभी निर्वाचन शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन मान लीजिए कहा गया कि 10 सदस्य जो है गैर सरकारी होंगे, कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड,
नगर निगम और अन्य जगहों से चुन करके भेजने का यह प्रावधान किया गया। तो पहली बार जो है यहाँ पे मतदान संबंधित या चुनाव संबंधित चीज़ें आई, पहली बार निकल के आई इसी अधिनियम में। ठीक, चुनाव की प्रक्रिया कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से निर्वाचन का पहली बार निकल के आया। तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ है। प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ कि पहली बार जो है निर्वाचन के लिए प्रक्रिया दी जाएगी। अभी जो 10 सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य होंगे कहाँ से आएंगे? ठीक, तो इसके लिए व्यवस्था किया गया कि विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, जिला बोर्ड इत्यादि से चुनकर भेजे जाएंगे। ये व्यवस्था की गई, प्रथम बार निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई। आगे हम लोग आगे का अधिनियम देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई, किनको वोट देने का अधिकार है, उनको भी कर के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, आगे चल कर के महिलाएं भी वोट देने के अधिकार पाएंगी, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दिया गया कि किन किन आधार पे महिलाएं वोट देंगी। वही कंडीशन था, पूरे लोग वोट नहीं दे पाएंगे। 10 से पूरे निर्वाचन के जितने निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले और वोट देने वाले जितने भी लोग थे उसका 10% ही केवल वोट दे पाएंगे, अन्य नहीं दे पाएंगे। आगे के अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे, आएगा। ठीक, तब तक हम लोग ये देखते हैं। ठीक, अब प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई, प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई, ये सारी व्यवस्था की गई। ठीक, अब थोड़ा सा जो सदस्य हैं, सदस्यों की भी शक्तियों को थोड़ा सा बढ़ाया गया कि कौन कौन सी शक्तियाँ उनके पास रहेंगी, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी शक्ति दी गई। पिछली बार देखिए जो सदस्यों की नियुक्ति की गई तो मैंने बताया था कि आपको केवल उनको विधि बनाने में सहयोग देने की शक्ति है और कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, ना कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से जो सदस्य हैं, जो विधान परिषद में सदस्य गए हैं, इतने उनको कुछ शक्तियां दी गई। वो उनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहली शक्ति दी गई कि बजट पर बहस करने की शक्ति, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ठीक, और प्रश्न पूछने की शक्ति, लेकिन तुरंत प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई। उसके लिए 6 दिन पहले सूचना देना होगा। तो 6 दिन पूर्व सूचना देना, सूचना के बाद कि आप 6 दिन पूर्व सूचना दीजिए, तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे पहले प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा ही हुआ, पहले कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये प्रश्न पूछना, किसी चीज़ से, किसी अथॉरिटी से प्रश्न पूछ रहे हैं आप और प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसमें भी बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी एक्स नामक व्यक्ति ने सरकार से फला फला प्रश्न पूछा लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो क्या कहेंगे मीडिया वाले कि सरकार निरुत्तर हो गई, सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। तो सरकार चाहेगी कि हम तो और उत्तर देना पड़ेगा, तो उत्तर देगी। तो इससे भी थोड़ा सा लोकतांत्रिक भावनाएं और लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन ये जो प्रश्न पूछने की शक्ति तो दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। ये भी था कि उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक, अब पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, मत देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था, नहीं। ठीक, क्योंकि जब कोई बिल पास हो रहा है, कोई नियम कानून अधिनियम बन रहा है, तो उसमें मत देने का भी अधिकार नहीं था।
ये छोटा सा हो गया भारत परिषद अधिनियम, इसमें इतना ही है। अब देखिए, अब धीरे धीरे हमारी, अब ये जो है बहस करना, पूरक प्रश्न, ये सारी संसदीय प्रणाली के अहम भाग हैं, अहम मुद्दे हैं। आप जब संघ और राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी। आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से भारतीयों के धीरे धीरे अपनी शक्तियों को दिया जा रहा है, उनको सहयोग किया जा रहा है। देखिए 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर के धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोकतांत्रिक भावनाओं और भारत को में शासन प्रशासन करने की जो क्षमता का विकास हो रहा है भारतीय लोगों में, इन सब चीज़ों का परिणाम है कि धीरे धीरे अपने पे वो लोग बहस करते हैं, अपनी मांग करेंगे और धीरे धीरे भारतीयों को सीखने का मौका मिलेगा कि इन गोरों से, इन लोगों से किस प्रकार से निपटा जाए और भारत में को आज़ाद किस प्रकार से कराया जाए। इन धीरे धीरे लोग सीखते जाएंगे। तो फिर हम अब अगले अधिनियम में पहुंचते हैं कि 1909 के अधिनियम में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और त्राही मचने लगी कि अब भारत के लोग बंगाल के विभाजन को बिल्कुल खिलाफ थे और बहुत सारे ऐसे क्रांतियां होने लगी। 1905 का समय आप देखेंगे कि क्रांतिकारी लोगों का उदय ही हो रहा है। उस समय लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर के बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय लोग भी शासन प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें जो है देखिए, इस अधिनियम का लाने का जो है कि 1892 के अधिनियम में जो कमियां रह गई उसको सुधार के लिए, तो हम पहले देखेंगे कि 1892 के अधिनियम में सुधार के लिए, ठीक, 1892 के अधिनियम में सुधार के लिए लाया गया था ये। और इस समय जो है, जो भारत के सचिव हैं, सचिव उनका नाम है मार्ले और वायसराय है, इसका नाम है मिंटो। तो इन्हीं के दोनों के नाम पे इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार नाम था सुधार, लेकिन इस अधिनियम में भारत में ऐसे सांप्रदायिकता का बीज बोया जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सका। मार्ले ने कहा भी था कि भारत में हम ऐसे वृक्ष को बोने जा रहे हैं जो 20 साल के बाद जहर उगलेगा, जिंदगियां बर्बाद कर देगा और भारत को छिन्न भिन्न कर देगा। और इसी में फूट डालो राज करो की नीति भी थी। इसी अधिनियम में हिंदू मुस्लिम में फूट डालो राज करो की नीति थी। फूट डालो राज करो, ये नीति इसी में परिलक्षित होता है। किस प्रकार से परिलक्षित होता है कि इसमें अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी कि हिंदुओं के लिए कोई नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। अब अलग निर्वाचन मंडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अलग निर्वाचन मंडल, ठीक। उसके पहले और देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया। केंद्र परिषद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। ठीक, आपने पहले आपसे बताया था कि पिछले अधिनियम में 10 से 16 थे, इसमें 16 से 60 किए गए। इसमें से 16 से 60 सदस्य हो सकते हैं इसमें, ठीक, जिसमें से आधे जो है गैर सरकारी होंगे।
प्रावधान किया गया कि आधे गैर सरकारी होंगे। अब देखिए 4 प्रकार से सदस्य हो गए, 4 प्रकार से सदस्य हो गए। कौन कौन से? और जो सरकारी आधे गैर सरकारी होंगे और सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। एक गैर सरकारी, सरकारी एक पदेन सदस्य होते थे, जीजी। पदेन सदस्य कौन है? जीजी मतलब गवर्नर जनरल प्लस परिषद, जिसको कार्यकारिणी, ये हो गए, ठीक। और एक होते थे निर्वाचित, ठीक। कुछ मनोनीत भी होते थे, मनोनीत। यानी सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, पदेन सदस्य और निर्वाचित मनोनीत, इस इतने प्रकार के सदस्य हो गए। इनका अलग अलग पावर हो गया, ठीक। और प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई। अब इसको देखिए कितने कितने कौन से सदस्य हुए, कहाँ कहाँ से, इसका भी ब्यौरा हो सकता है, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी तो संविधान शुरू ही नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग स्किप करते हैं कि थोड़ी सी इतनी हल्की फुल्की आप लोग जानकारी ले लीजिए, ठीक। अब इसी में जो है उसमें देखिए निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया। अब वो भी पिछले अधिनियम में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन वह जो है वो अप्रत्यक्ष था। अब इसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया, वो भी सीमित मताधिकार के साथ। तो इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ, लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। अधिकार कि कौन कौन दे सकता था? जो कर के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, यानी जो कर देता हो, जिसकी संपत्ति कुछ एक लेवल्स के ऊपर की है, वही केवल वोट दे सकता है, ठीक। की गई कि सदस्यों की शक्तियों में कुछ बढ़ोतरी की गई। अब देखिए उसमें केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन इसमें जो है प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न में भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि कितना खर्च किए, फिर कहेंगे 500, कहाँ कहाँ खर्च किए, तो इस प्रकार से भी ये पूरक प्रश्न में भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसको पूरक प्रश्न कहेंगे, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया। अब बजट पर विवेचना के आधार दिया गया, बजट पर विवेचना करने का अधिकार दिया गया। अब ये हवा में तो दिए नहीं होंगे, बहुत मांग हुई, बहुत कहा गया कि हम सदस्य होकर क्या करेंगे, चुपचाप देखते हैं हम लोग, न किसी प्रश्न पर उत्तर दे सकते हैं और ना ही कुछ पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत उग्र मांग हुई, बहुत ही प्रबल मांग हुई, तब जाकर के इस अधिनियम के माध्यम से पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया और बजट पर विवेचना करने का ही अधिकार दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया हुआ, बहुत भारत के लिए घातक अधिकार दिया गया, उसके बारे में हम जानते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था
की गई। अब देखिए पृथक निर्वाचन मंडल का क्या मतलब। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है किसी सीटों पे आरक्षण होता है। तो आरक्षण जैसे मान लीजिए किसी कोई एक सीट है, जैसे मान लीजिए बिजनौर का कोई सीट है या लखनऊ का कोई सीट है, उस सीट पे एससी कैंडिडेट होगा या एसटी होगा। तो उसमें एससी या एसटी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन वोट करने का जो अधिकार है वहाँ की पूरी जनता को होती है। यानी एससी एसटी कैंडिडेट तो होंगे, जैसे मान लीजिए गोरखपुर के ग्रामीण का या कोई और सीट है, उस पे एससी का सीट है, तो एससी केवल विधायक या सांसद खड़ा होगा, जिस प्रकार से सीट हो एमपी का सीट या एमएलए का सीट में। लेकिन वोट हर वर्ग के लोग करेंगे, हिंदू करेगा, मुस्लिम करेगा, सिख करेगा, ईसाई करेगा, ओबीसी करेगा, हर वर्ग के लोग होंगे। लेकिन यहाँ जो मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल का जो था, तो उसमें जैसे मान लीजिए इतना क्षेत्र है, इसका जो है उसमें मुस्लिम निर्वाचन मंडल किया गया। तो इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन चुनाव मुस्लिम लड़ेगा, वोट केवल मुस्लिम देंगे। यानी यहाँ पे जनरल, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चारों में केवल मुसलमान ही वोट डालेगा और मुसलमान प्रत्याशी होगा और दूसरा प्रत्याशी नहीं होगा। अब देखिए, अब दूसरा प्रत्याशी होता तो क्या होता, तो दूसरा प्रत्याशी होता तो उसमें वो उस प्रकार से काम करता कि सभी वर्गों को खुश करें, सभी वर्गों के लिए काम करें, सभी वर्गों का विकास करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा है, और हिंदू या सिख चाहते हैं कि बदल जाए, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, न उनको वोट दे सकते हैं, न चुनाव में खड़े हो सकते हैं। केवल मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही वोट करेगा, तो इनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, ना ही अपने वोट की इनकी कोई कीमत है और ना इनके प्रतिनिधित्व की कीमत है। इस प्रकार से बीज बोया गया, जहर का बीज बोया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा। वायसराय की कार्यकारिणी थी, ठीक, वायसराय कार्यकारिणी, ठीक ठीक। वायसराय का परिषद एक बॉडी हो गया, और ये जो हो गया भारत के सचिव, और इनकी कार्यकारिणी जो 15 सदस्यीय थी, आप लोग जानते ही होंगे। जो पिछली बार जो थे 3 सदस्य जो शुरू में जो थे, उसके बाद से जो 60-65 जो भी किया गया था, इसी में बढ़ाया गया था वायसराय के परिषद में। वायसराय के कार्यकारिणी में कोई नहीं था। जो शुरू में आप देखते थे कि एक सदस्य रहे, एक गवर्नर जनरल रहेगा प्लस 5 सदस्य रहेंगे, इनका ये मुख्य कार्यकारिणी थी, इसमें कोई बढ़ाया नहीं गया था। जितना भी बढ़ाया जा रहा था पिछली बार में, इसी में बढ़ाया था वायसराय और उसकी परिषद में। ये जो मुख्य कार्यकारिणी में जो मुख्य सिक्योरिटी कहिए या मेन लोग कहिए, इसमें नहीं बढ़ाया गया था। भारत में ये 3 चीज़ें चल रही थी। एक वायसराय की कार्यकारिणी थी, फिर वायसराय का परिषद था। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पहले 6 से 12 हुए, फिर 12 से 16 हुए, 6 से 10 हुए, 10 से 16 हुए, 16 से 60 हुए। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आई, किस प्रकार से कि कई अधिनियम में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई, ठीक। अब इसमें तो पहले नंबर 6 से 12, 10 से 16, 16 से 60, इस प्रकार से सदस्यों को बढ़ाया गया कि कभी इतना किया गया, कभी ये किया गया, कभी ये। पहली बार जो 3 सदस्य जो बढ़ाए गए थे पिछले अधिनियम में, मैंने बताया था, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव और एक थे बनारस के राजा, तो 3 लोग इसमें बढ़ाए गए थे, आपको याद होगा। लेकिन कोई भी भारतीय जो है इन दोनों में नहीं था,
कोई भी भारतीय इन दोनों में नहीं था, केवल भारतीय पहली बार 3 लोग इसी में आए थे और पहली बार बढ़ाया गया तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, भारतीयों की संख्या इसमें बढ़ती गई। लेकिन ये जो दोनों कार्यकारिणी हैं इसमें किसी भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। पहली बार जो है वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य को बढ़ाया गया। ठीक, इसमें एक सदस्य शामिल किया गया। और पहला सदस्य जो थे वह थे एसपी सिन्हा। ये पहले ऐसे सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी में जोड़े गए और इनको बाद में चल के लॉर्ड्स की उपाधि दी गई। इनको लॉर्ड्स की उपाधि दी गई। इनको लॉर्ड्स की उपाधि दी गई या लॉर्ड की उपाधि दी गई, जो भी कहिए, ये उपाधि दी गई इनको। ये पहले ऐसे सदस्य थे जिसमें 2 लोग बढ़ाए गए। इसमें तो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भारत के सचिव जो है, इसकी कार्यकारिणी में जो पहले से 15 सदस्य थे और भारत के सचिव थे, ये जो है ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन से अपना शासन प्रशासन चलाते थे। तो इसमें भी पहली बार 2 सदस्यों को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन वो सदस्य थे? पहला थे केसी गुप्ता और दूसरा थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। पहला जो थे केसी गुप्ता और दूसरा जो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 सदस्य जो थे पहली बार इस भारत के सचिव के परिषद में। देखिए अभी तो और विरोध चलेगा और मांग होगी, और इसमें जो 15 सदस्य थे इन लोगों की सैलरी जो है भारत के राजस्व से दिया जा रहा था, इसके विरोध में आंदोलन होगा और इसमें मांग की जाएगी कि जो भारत के सचिव और के परिषद थे उसको हम भारत के खजाने से सैलरी ना दिया जाए। तो आगे के अधिनियमों में इसकी संख्या कम करके 8 कर दी जाएगी और जो भारत के जो सचिव हैं इन लोगों की सब सैलरी जो है ब्रिटेन के संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी और वहाँ के राजस्व से दिया जाएगा। आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले अधिनियम में। ठीक, ये हो गया आपका। हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसके 1909 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो 10 साल के बाद रिपोर्ट आनी थी कि शासन प्रशासन सही सुचारू से काम कर रहा है या नहीं, कोई सुझाव की ज़रूरत है कि नहीं, उससे स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र आंदोलन होने लगे। तो उसके बाद में कांग्रेस की भी अपनी तरह से अपनी मांग बहुत तेज़ी से शुरू हो गई कि किस प्रकार से भारतीयों को शासन में अपना हस्तक्षेप करें या ना करें। तो इन प्रकार से इस बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।